हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो पार्ट फिजिक्स की जो सीरीज चल रही है उसका तीसरा पार्ट है और अभी तक मैंने 2 वीडियो डाले हैं इसके। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो वहाँ से क्या करना है, आप उन दोनों वीडियो को देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। देखिएगा पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की गति ऊर्जाएं समान है, ये दोनों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। तो पहला ऑप्शन, दोनों समान त्रिज्या के वृत्तीय पथ में गतिशील होंगे। दूसरा ऑप्शन, दोनों कुंडलीकृत पथ में गतिशील होंगे। तीसरा ऑप्शन, दोनों परवलयाकार पथ में गतिशील होंगे। चौथा, उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो बात की जाए, मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को कि जब इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो पथ क्या होता है, वृत्ताकार। ठीक है, तो यहाँ पे जो वृत्ताकार दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसमें जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, मैंने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को देखा होता तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन राइट हो जाता। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि स्थिर तरंगों में ऊर्जा नोड्स पर होती है। पहला ऑप्शन निम्नतम होगी, दूसरा उच्चतम होगी, तीसरा शून्य होगी, चौथा नन। तो बात की जाए तरंगों का जो प्रोपोगेशन होता है वो किस तरह से होता है, देखिएगा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये होते हैं वो क्या होते हैं, एंटी नोड, और ये होते हैं नोड। ठीक है, तो बात कह क्या रहा है कि नोड पर क्या होती है, ऊर्जा। तो नोड्स पे यहाँ पे जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, आपकी न्यूनतम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखते हैं अगला वीडियो, अगला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, समान पदार्थ के 2 तारों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये तारों की लंबाई 4:3, त्रिज्या 2:3 अनुपात में है। तो इन तारों पर प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होगा। पहला ऑप्शन 3:1, दूसरा ऑप्शन 1:3, तीसरा ऑप्शन 8:9, चौथा ऑप्शन 2:1। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो मैं अभी आपको फाइंड करके ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता इसका राइट आंसर क्या है। तो देखिएगा कैसे फाइंड होगा। जो अभी आपने क्वेश्चन पढ़ी है, क्या होती है, एक V बराबर IR। अगर बात की जाए 1 की तो पहला V1 I1 R1, तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, I2 R2। ठीक है, यहाँ पे क्या करें, समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो V1 बराबर V2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा I1/I2 बराबर R2/R1। ठीक है, अब आपने आर का एक फार्मूला पढ़ा हो, क्या होता है, R बराबर ρL/A। अगर 1 की बात की जाए तो यहाँ पे बना जाएगा, यहाँ पे बना जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा L1/R1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये R1 जो है यहाँ पे वो नीचे है, तो क्या हो जाएगा, नीचे L1 आ जाएगा, ऊपर R1 चला जाएगा। तो L1/R1 का स्क्वायर इंटू L2/R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। आपकी वैल्यू क्या दी है, 4:3 एंड 2:3। जो L1/L2 की वैल्यू दी है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे L2/L1 है तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3:4 इंटू, अब दिया है R1/R2 का होल स्क्वायर, तो 2:3 का होल स्क्वायर यानी कि 4:9, 3×3=9, देन 4 कट जाएगा तो 1, इसका 3 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी गैस का दाब P0 है, यदि सभी अणुओं के द्रव्यमान आधे और उनकी चालें दुगनी कर दी जाए तो परिणामी दाब क्या होगा। पहला ऑप्शन 4P0, दूसरा 2P0, तीसरा P0, चौथा P0/2। अब बात करते हैं कि जो VRMS क्या होता है। VRMS का एक फार्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। जो दाब बराबर होता है P बराबर 1/3 M/V VRMS स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहा है कि जो ये पहले आपका क्या है, P0 है। ठीक है, अब बात कर रहा है कि उसमें द्रव्यमान और उनकी चालें दोगुनी कर दी जाए। तो द्रव्यमान इसको दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, P डैश की बात की जाए तो 1/3 2M इंटू V, और ये दोगुना कर देंगे तो 2 VRS का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 VRS होल स्क्वायर। ठीक है, VRMS स्क्वायर।
अब देखो क्या है, जो ये तो आपका ऐसे ही निकल आएगा, जो ये पहले का है ये तो पहले का ऐसे ही निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 4 × 2, सॉरी द्रव्यमान आधा करने को कह रहा है। तो देखिएगा क्या है, द्रव्यमान आधा करने को कह रहा है, तो क्या हो जाएगा 1/3, द्रव्यमान आधा कर देंगे तो 1/2 m, और ये जो v है आपका आयतन इसमें, ठीक है, तो v तो ऐसा ही रहेगा, और Vrms क्या हो जाएगा 4 Vrms², ठीक है। अब ये यहाँ से 2 कट जाएगा तो अब क्या जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिएगा 1/3 m/v Vrms², तो ये केवल 2 बचा ना, तो बाकी तो सब वही है, तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर 2p0, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा कंप्रोमाइज़ करिए, आगे जो आने वाले वीडियो होंगे वो आपके लिए अच्छे होंगे और काफ़ी क्लियर भी होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक अल्फा कण एक समान चाल से एक स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करते हैं। इनकी वृत्तीय त्रिज्या क्रमशः RP, RD और अल्फा हैं। तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो बात की जाए पहले कि जब एक समान बात की जाए जो इसकी द्रव्यमान की बात, उसकी वृत्तीय त्रिज्या की बात करते हैं, तो वृत्तीय त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, R = mv/qv, ठीक है। यहाँ पे जो m पे डिपेंड करेगा और q पे डिपेंड करेगा आवेश पे, तो vb पे तो डिपेंड करेगा नहीं, तो vb आपको हटा देना है। तो क्या हो जाएगा, अगर r प्रोटॉन की बात करते हैं rp = mp/qp, ठीक है। ऐसे सभी का हो जाएगा, न्यूट्रॉन अल्फा कण का हो जाएगा। तो बात करते हैं द्रव्यमान की। सबसे पहले द्रव्यमान क्या होता है, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो m है मान लो, ठीक है, और प्रोटॉन का m है, और न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो उसका क्या हो जाएगा अपने का, उसका हो जाएगा न्यूट्रॉन का 2m हो जाएगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा 4m अल्फा कण के, क्योंकि ये होता है, हो नहीं जाएगा क्योंकि होता है, ठीक है। और आगे की बात करते हैं आवेश की, तो आवेश होता है इसका E मान लो, ठीक है, इसका भी E हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 2E हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1m/e, इसमें भी है m/e, इसमें भी है m/e, इसमें भी है, तो जो इसका रेशियो आने वाला है क्या 1:2:2। तो जो इनका दोनों का रेशियो सेम है, इसका न्यूट्रॉन अल्फा कण का, तो क्या इसकी रेडियस भी सेम हो जाएगी ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु द्रव्यमान वही रहे तो जी का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन घट जाएगा, दूसरा बढ़ जाएगा, तीसरा वही रहेगा, चौथा नन। अब बात की जाए अगर त्रिज्या कम हो जाएगी तो उसका जो जी में होगा वो मान क्या होगा, मतलब घटेगा बढ़ेगा। तो देखिए क्या होता है कि जी बराबर होता है GME/r², ठीक है, GME/r²। ये जब घटेगा तो ये बढ़ेगा, सिंपल सी बात। तो इसका जो आंसर होंगे वो ये तो होगा नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सेकेंड और चौथा दो बचे ऑप्शन, तो क्या करेंगे, यहाँ से आपका जो आर है वो ऊपर चला जाएगा, परसेंट तो आपको निकालते तो कैसा हो जाता है 2 आगे आ जाएगा, प्लस का साइन लगेगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि ऊपर चला जाएगा। तो डेल्टा R/100, ठीक है। आपको ये दिया है डेल्टा R × R = 1%, तो क्या हो जाएगा 2% आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड राइट। अगला क्वेश्चन, बर्नौली का सिद्धांत आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत किस पे आधारित है। पहला ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा आवेश, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पता होना चाहिए बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, तो जो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, ये तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला, ये तो पता है आपको। लेकिन अभी जो तीसरा ऑप्शन है 1 और 2, इसमें डाउट है आपको, तो क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है F = IBF, ठीक है। तो यहाँ से B की वैल्यू निकालना है, तो F के मात्रक न्यूटन हो जाएगा, I का एम्पियर हो जाएगा और L का हो जाएगा मीटर। तो ये भी आ रहा है इसका मात्रक, तो इसका और ये दोनों आपके ऑप्शन हो जाएंगे, तो तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है। पहला ऑप्शन शून्य, दूसरा बहुत अधिक, तीसरा अप्रतिक, चौथा नन। अब देखो जो अर्धचालक होते हैं यानी सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें क्या होता है कि जस्ट अपोजिट होता है।
चालकों से अपोजिट होता है। चालकों में क्या होता है कि ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसमें क्या होता है ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध घट जाता है। तो चालकता जो होती है वो प्रतिरोध के उल्टा होती है, ठीक है। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो चालकता घटेगी। अब यहाँ पे क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर कम हो रहा है, टेम्परेचर कम है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। अब प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसकी जो चालकता है कम हो जाएगी, चालकता कम हो जाएगी इसका मतलब बिल्कुल ही कम हो जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका मतलब शून्य आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? पहला ऑप्शन अनुप्रस्थ, दूसरा विद्युत चुम्बकीय, तीसरा अनुदैर्ध्य, चौथा न। अब देखिए ध्वनि आपकी जो है एक यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में क्या है? अनुप्रस्थ तरंगें वो तरंगें होती हैं जो मतलब किसी परपेंडिकुलर कंपन करती हैं। तो सभी अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। और बात की जाए तीसरा ऑप्शन, क्योंकि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों का एक पार्ट ही है, तो अनुदैर्ध्य तरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसी में बात करें कि जो ध्वनि तरंगें होती है वो केवल उनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और जो ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं उनको चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए हम अभी कभी स्पेस, अगर हम पृथ्वी पे हैं तो कभी चंद्रमा पे कोई धमाका हो तो हमें नहीं सुनाई देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो वो साउंड वेव होती हैं वो आपकी वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। उसके लिए उसको चलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। तो जो इसी प्रकार से देखिएगा। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू।